नमस्ते, जय धन्वंतरी। जैसे गर्भावस्था पूर्व में हमने संक्षिप्त में देखा था कि कौन सा आहार लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा विहार करना है, कौन सा नहीं करना है, थोड़ा देखा था हमने। उसका निरूपण आगे जाकर हम करेंगे। आगे आहार, विहार, मंत्र, औषधि, खास करके औषधि की बात अभी हम पहले कर लेते हैं, बाद में मंत्रों की भी बात करने वाले हैं। गर्भावस्था पूर्व में क्या क्या अनुष्ठान, क्या क्या साधनाएं करनी है दिव्य संतति हेतु, उत्तम संतति हेतु। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे, एक संसर्जन क्रम की बात करेंगे। आयुर्वेद में गर्भावस्था पूर्व में कोष्ठ शुद्धि की बात बताई। कोष्ठ शुद्धि दोनों को करनी है, बस्ती वगैरह लेकर पंचकर्म करवा के। पंचकर्म एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, वो आवश्यक है या अनिवार्य है। तो पंचकर्म आवश्यक अवश्य है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में गर्भावस्था पूर्व पंचकर्म का बताया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आप घर पे भी शरीर का शोधन कर सकते हैं। और पंचकर्म किया तो भी कौन सा आहार किस तरह से लेना है वो ज़्यादातर पंचकर्म के सेंटर्स पर नहीं बताया जाता है, जो एकदम शास्त्रोक्त विधि से, क्योंकि वो भी थोड़ा कंपनी लेवल पर काम हो गया है। पंचकर्म का एक मसाज की तरह हो गया, एक स्पा की तरह हो गया है। तो आयुर्वेद में मूलभूत पंचकर्म की अवधारणा क्या है वो समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग पंचकर्म करा सकते हैं, कर सकते हैं। योग्य जगह हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं। तो पंचकर्म का साइंस, विज्ञान समझना पड़ेगा कि वो केवल शरीर शुद्धि के लिए नहीं है, शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि, चित्त प्रसन्न हो, शुद्ध हो, इसके लिए है। इसलिए ऐसा स्थल पसंद किया जाता था। कोई आश्रम है, कोई सात्विक जगह है। अब आज तो क्या हो गया कि 5वें मंजिले पर 50 बाई 100 का या 200 स्क्वायर फीट का एक जगह होती है और उसमें सारा का सारा पंचकर्म होता है। पूरा का पूरा पैक रूम होता है, पूरा ऑक्सीजन ही नहीं होता है। उसमें कहाँ से मन प्रसन्न रहेगा, कहाँ से वो चित्त की प्रसन्नता का बात रहेगी। तो इसलिए आश्रम जैसा खुला स्थल, वहाँ पर अनुकूल पवन वात हो, वहाँ पर मन प्रसन्न करे ऐसी संगीत ध्वनियाँ सुनाई देती हो, चित्त संसार के कार्यभारों से थोड़ा मुक्त हो गया हो, उस समय पंचकर्म का, विधिवत पंचकर्म करने का अर्थ ये है। कहीं से भी बस्ती ले ली, कहीं पर भी मसाज कर दिया किसी को, ऐसा नहीं है। इसका एक विज्ञान समझना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में एक संसर्जन क्रम बताया है, जो पंचकर्म करे तो बहुत ही अच्छा है, न करे तो भी शरीर शोधन के लिए घर पे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या आहार है, क्रम आहार क्या 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 है, तो एक 7 दिन का क्रम बताया है। उसमें बहुत ही अच्छा श्लोक उसमें बताया है चरक संहिता में, और अभी आयुर्वेद ग्रंथों में इसको विभिन्न तरीके से निरूपण किया है। पेयाम विलेपि अकृतं कृतं च युषम रसः द्वित्रि अथ एकशः च क्रमेण सेवेत विशुद्ध कायः प्रधान मध्यम अवर शुद्धि शुद्धः। क्या अर्थ है इसका? पाचन तंत्र व्यवस्थित रूप से शुद्ध करने के लिए क्या करना है, तो पति और पत्नी दोनों को ये संसर्जन क्रम करना है, शोधन प्रक्रिया से गुजरना है। जैसे हम मानसिक रूप से क्रोध, आवेग इत्यादि को निकालने के लिए विभिन्न शिविरें करते हैं, रेचन एक प्रकार का होता है यौगिक क्रियाओं से, उसी तरह से एक प्रकार की शरीर शुद्धि की ये प्रक्रिया 7 दिन तक चलेगी। घर पे हमने पूज्य गुरुवर्य के समय पे तो अनेक दंपतियों ने यह शरीर संसर्जन क्रम किया था और उत्तम संतति की प्राप्ति की थी। तो उसमें क्या है, तो प्रथम तो उपवास करना है। उपवास कर सके बहुत ही अच्छा है। मानो शरीर दुर्बल है, कोई कारणवश उपचार नहीं कर सकते हैं, तो मूंग का पानी पीना है, बस केवल मूंग का पानी और उबालकर ठंडा किया हुआ पानी, बस 2 ही वस्तु पीनी है। पहले दिन उपवास, दूसरे दिन मूंग का पानी और सिंपल पानी, या पहले दिन ही उपवास के दौरान आप मूंग का पानी पी सकते हैं। दूसरे दिन उबले हुए मूंग का पानी पीना है,
दूसरे दिन तो पहले दिन मानो उपवास किया तो दूसरे दिन मूंग का सुबह शाम या 3-4 समय पानी पी सकते हैं, या पहले दिन भी पी सकते हैं, लेकिन मूंग का पानी ही हो और कुछ न हो। ये शुद्धि की क्रिया चालू हो जाएगी। मूंग के बहुत गुण हैं, रसायन गुण हैं, रसायन प्रयोग भी हम मूंग के करवाते हैं, उसके भी हम बात करेंगे। बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर है, आप देख सकते हैं। जैसे आंवला रसायन है, उसके साथ मूंग भी रसायन है, और दोनों को मिलकर एक प्रयोग होता है जो हमारे यूट्यूब पर उसका वीडियो है। तीसरे दिन मूंग का सूप पीना है, अर्थात उबले हुए मूंग, उसको उबाल करके उसको सब जैसे मतलब उसको उबाल करके उसको खीर जैसा बना सकते हैं, या उसको ऐसे ही सेवन कर सकते हैं। तो सुबह शाम वो मूंग का पानी का बताया है कि तीसरे दिन मतलब ये लेना है। चौथे दिन उसमें एक वस्तु ऐड करनी है, चावल। षष्टिशाली जो 60 दिन में पकता है, ऐसा जो प्राकृतिक तरीके से उगाया गया हो, वो बहुत ही अच्छा चावल रहेगा, क्योंकि चावल में बहुत गुण है जो वृष्य है, संतति प्रदान करने के लिए, गर्भाशय को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे गुण चावल में, स्त्री रोगों के लिए खास करके बहुत ही अच्छा उपयोग चावल का है। तो चौथे दिन मूंग के साथ थोड़ा चावल सुबह शाम लेना है, दोनों को, पति पत्नी दोनों को। चावल को ज़्यादा पानी डालकर पकाना है, और उसका सेवन मतलब एकदम चिकना जैसा हो जाए चावल, तो उसका सेवन मूंग के साथ चौथे दिन करना है। तो ये संसर्जन क्रम आप याद रखें, उपवास, फिर मूंग का पानी, फिर मूंग के पानी के साथ साथ तीसरे दिन आ जाएगा मूंग, सीधा उबाल करके मूंग खाना है। चौथे दिन उसमें चावल ऐड कर देना है, तो चावल 2 समय ले सकते हैं। 5वें दिन, अब ये तो चावल और मूंग था, अब घी में छोंक लगाकर मूंग का सूप और चावल लेना है। तो ये 5वां दिन हो गया। 6ठे दिन से आप मतलब जो ऐसे दंपति है, वो दाल चावल थोड़ी सब्जी, ये रोटी, थोड़ी जौ की रोटी, खास करके गेहूं की रोटी नहीं लेनी है, और कोई भी धान्य की रोटी नहीं लेनी है, बाजरी की खास नहीं लेनी है, और ये मतलब ज्वारी की भी नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है इसकी बात हम आगे देखेंगे, लेकिन जौ की रोटी ही, तो जौ की रोटी वगैरह ले सकते हैं 6ठे दिन तक, और 7वें दिन तक अपना नियमित आहार शुरू कर सकते हैं जो रोज़ लेते हैं, लेकिन उसमें भी तीखा, तला हुआ, नमकीन ऐसे आहार को छोड़ देना है। ये 7वें दिन से नियमित रूप से आहार कर सकते हैं जो खाते हैं वो। तो मुख्यतः से ये 7 दिन का जो संसर्जन क्रम है वो करेंगे तो क्या होगा कि पूरे शरीर का शोधन होगा, शरीर की पाचन की तकलीफें दूर होगी, गर्भाशय का विशोधन होगा, रसायन की तरह असर देगा, और आगे जाकर जो संतति की प्राप्ति करनी है उसमें बहुत ही सहायक होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको संसर्जन क्रम। तो सबसे पहले दिन मतलब मेंसेस के चौथे दिन से शुरू करे स्त्री, या उससे पहले भी ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जब चौथे दिन से या 5वें दिन से शुरू करेंगे उसके बाद भी करेंगे, लेकिन आगे जाकर गर्भधारण करना है इससे पहले ये प्रयोग कर लेना है। तो मेंसेस से पहले भी कर सकते हैं, बाद में करें तो अगली बार मेंसेस के बाद गर्भाधान के लिए समय आएगा, लेकिन पहले करें तो भी कोई तकलीफ नहीं। तो मेंसेस के बाद तुरंत गर्भाधान के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो पहले दिन उपवास है, आप खास बात याद रखें, उपवास हो सकता है तो ही करना है। कोई वीकनेस है, ऐसी कोई बीमारी है, अशक्ति है, तो उपवास की जगह पर मूंग का पानी पहले दिन ले सकते हैं 3, 4, 5 बार। और ये 7 दिनों के दौरान ठंडा पानी तो भूलकर भी नहीं पीना है, उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना है। चाय वगैरह कोई लेते हैं, दूध या चाय, तो 1 से 2 बार ले सकते हैं इस अवस्था में। न ले बहुत ही अच्छा है, लेकिन ले तो 1-2 बार ले सकते हैं। दूध यदि लेना है तो भी 1-2 बार थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, ग्लास भर दूध नहीं। और कुछ साधारणता से कोई क्वाथ वगैरह आयुर्वेद के शुरू हो और ले सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। हो सकता है वहाँ कर शरीर का शोधन का क्रम शुरू है, इसीलिए उस दौरान बहुत मेहनत नहीं करनी है, 7 दिन आराम के रखने हैं, नहीं तो अशक्तता आएगी, ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी तो भूख के आवेग को मारना पड़ेगा, ये सब होगा। तो ये 7 दिन एकांत में कहीं चले जाए, कोई आश्रम हो, कोई संस्था हो वहाँ पर, और शांत तरह से ये 7 दिन को व्यतीत करे, शरीर का शोधन होने दे। उस समय योग, ध्यान, प्राणायाम, मौन, इसका बहुत महत्व है।
फालतू बातें करेंगे, शरीर शक्ति क्षय होगा तो बहुत हानि होगी। इसीलिए ये संसर्जन क्रम के दौरान किस वातावरण में रहना है, शांत प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण में रहे, हो सकता है कोई गौशाला में रहे, ये 7 दिनों का क्रम करे। और औषधि चला सकते हैं, चाय या दूध मैंने पहले ही बता दिया 1-2 बार ले सकते हैं, ज़्यादा बार और कोई चीज़ें नहीं लेनी है। वो भी नहीं लेंगे चाय दूध तो बहुत ही अच्छा परिणाम होगा। शोधन क्रम हम कर पाएंगे पूरा। तो पहला दिन बताया, दूसरा दिन बताया मुक्का पानी या उपवास, मुक्का पानी, मूंग ले सकते, तीसरे चौथे दिन चावल ऐड हो जाएगा, 5वें दिन चावल के साथ ये कुछ ले सकते, जौ की रोटी वगैरह, और 6ठे दिन और पदार्थ उसमें ऐड हो जाएंगे, सब थोड़ी सब्जी परवल की या फिर और कुछ, और 7वें दिन पूरे आहार पर आ सकते हैं। तो ये संसर्जन क्रम गर्भावस्था से पहले बहुत ही आवश्यक है शरीर शुद्धि के लिए। तो जो कोई दोष रहते हैं वो ये शोधन क्रिया से ले सकते। एक प्रकार का घर में होने वाला पंचकर्म है ये। तो बाहर का पंचकर्म हम करा सके न करा सके, पंचकर्म सेंटर्स में जाकर ऐसा पंचकर्म तो हर एक को करना ही चाहिए गर्भावस्था से पूर्व में, ताकि अच्छी तरह से शरीर का शोधन हो जाए। तो ये पंचकर्म के दौरान और क्या क्या करना है उसकी बात हम आगे करेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।